नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो बात करते हैं यहां पर रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी है उसका 7वां दिन है और इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन दिया है जिसमें कई बातें कही हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि रूस को लगा था कि यूक्रेन झुक जाएगा, लेकिन यूक्रेन डटा हुआ है। अमेरिका यूक्रेन के लोगों के साथ है। पुतिन को लगता था कि वो हमें बांट देंगे, लेकिन हम एकजुट है और रहेंगे। यूरोपीय यूनियन एक है, सब देश साथ हैं। रूस को हमले की कीमत चुकानी होगी। जो बाइडेन ने यह भी कहा कि रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। पुतिन ने सोच समझकर हमला किया, जो बाइडेन ने कहा है, और साथ ही यह भी कहा कि सेना यूक्रेन युद्ध में हिस्सा नहीं लेगी। बड़ी और अहम बात यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं कि अमेरिकी सैनिक जो है यूक्रेन युद्ध में शामिल नहीं होंगे, उसका हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा आर्थिक मदद का भी यहां पर ऐलान किया है। यूक्रेन को $1 बिलियन का अमेरिका मदद करेगा। साथ ही नेटो देशों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जो बाइडेन ने कहा है, और यह भी कहा है कि रूस को कमजोर करेगी ये जंग। ये युद्ध से रूस कमजोर होगा। पुतिन को किसी का देश नहीं छीनने देंगे। 6 days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundation of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people. Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. Together, along with our allies, we are right now enforcing powerful economic sanctions. We're cutting off Russia's largest banks in the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless. We're choking Russia's access. I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. Together with our allies, we're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. Military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine, and will continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering. But let me be clear, our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine. तो आपने अमेरिकी राष्ट्रपति को सुना, जो साफ तौर पर कह रहे हैं उनकी सेना, अमेरिकी सेना यूक्रेन युद्ध में हिस्सा नहीं लेगी। हालांकि आर्थिक प्रतिबंधों की बात रूस के खिलाफ उन्होंने की और साथ ही यूक्रेन को आर्थिक मदद की बात की है। और इस बीच आपको बता दें, यूक्रेन के ज़ाइटोमिर में कल देर रात तक हुए रूसी हवाई हमले के बाद जगह जगह यहां आग की लपटें उठती हुई देखी गई। स्थानीय अग्निशमन अधिकारी आग बुझाने में जुटे रहे। यूक्रेन स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने अपने एक बयान में कहा कि राजधानी कीव से 140 किलोमीटर पश्चिम में 10 इमारतों को भारी बमबारी से नुकसान पहुंचा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस कदर इन इमारतों को नुकसान पहुंचा है। और 3 इमारतों में यहां पर आग भी लगी। सबुरोव स्ट्रीट के पास, अस्पताल के पास एक रिहायशी इमारत पर भी हमला हुआ, जिसमें इस रिहायशी इमारत के साथ साथ अस्पताल को भी यहां पर खासा नुकसान पहुंचा। इसके अलावा आपको बता दें कि रूस ने जो टीवी टावर है उस पर भी हमला बोला है। ये हमला कीव में किया, वहां पर टीवी टावर पर हमला बोला। और यूक्रेन का यह दावा है कि रूस ने टीवी टावर पर यह हमला किया और इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। इसका सीधा मतलब है कि लड़ाई और तेज हो चुकी है। रूस राजधानी कीव पर लगातार हमला कर रहा है।
तो आज युद्ध का 7वां दिन है। छठे दिन की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में रूसी सेना अलग अलग हिस्सों से यूक्रेन के अलग अलग शहरों में दाखिल हो रही है, लेकिन उन्हें यूक्रेन की सेना के साथ साथ वहां के आम जो नागरिक हैं उनके जबरदस्त प्रतिरोध का, उनके विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक कस्बे में लोगों ने रूसी टैंकों को रोक दिया और खबरों के मुताबिक यहां पर कोरिकोका नाम के एक कस्बे से गुजरते हुए रूसी सैनिक रास्ता पूछने के लिए रुके थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया ताकि वो कीव की ओर ना जा सके। और यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास बंद कर दिया गया है। अब भारतीय दूतावास के कर्मचारी पश्चिमी यूक्रेन की तरफ जा रहे हैं। दूसरी जगह पर दूतावास के लिए जगह देखी गई है। वहीं तमाम कोशिशें यहां पर जारी हैं जिससे कि यूक्रेन से सभी भारतीयों को सुरक्षित बाहर लाया जा सके। विदेश सचिव ने कहा है कि कीव में अब कोई भारतीय नहीं है। एडवाइजरी जारी होने के बाद सभी भारतीयों ने कीव छोड़ दिया है। I understand that since then, all of our nationals have left Kiev. The information with us is that we have no more nationals left in Kiev. Nobody has contacted us from Kiev since. All our inquiries have revealed that each and every of our nationals have come out of Kiev to the extent that we can tell you. और आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई जारी है उसमें भारत के लिए एक बुरी खबर आई। कल खार्किव में कल सुबह रूसी हमले में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। हमले में जान गंवाने वाले छात्र की पहचान 20 साल के नवीन शेखरप्पा के तौर पर हुई है। वो खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी में चौथे साल के छात्र थे। जिस समय यह हमला हुआ वो एक राशन की दुकान के सामने कतार में खड़े हुए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने नवीन के पिता से फोन पर बात करके उन्हें हौसला दिया, ढांढस बंधाया। यूक्रेन और रूस युद्ध से पैदा हुए हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की। बीते 3 दिनों में प्रधानमंत्री 4 बैठकें अब तक कर चुके हैं। वहां से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए अब प्रधानमंत्री ने वायुसेना को भी लगाया है। और यूक्रेन में रूसी हमले में जान गंवाने वाले नवीन शेखरप्पा के पिता ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वो उनके बेटे का शव देश ले आए। Your media informed to our senior officials, embassy, Prime Minister to bring back my son's dead body. Okay. And also I request to all these political leaders kindly look into the matter and see that donation it is very bad, and all these intelligent students they are going to study in abroad. They think that education here, if they plan to get that education here, they have to pay crores to get that seat. And the same education better than this, they are getting very good education in abroad, and all this practical equipment also very standard. Here in India, only that caste wise they are allotting the seat, because my son has got 97% in the PUC. और जंग के बीच आज रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। रूस की एजेंसी के मुताबिक ये बातचीत बेलारूस में पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर के नजदीक होने वाली है। हालांकि इस बातचीत को लेकर यूक्रेन की सहमति अभी बाकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बातचीत से पहले रूस बमबारी को रोके, इसके बाद ही कोई बात हो सकती है। इससे पहले की बातचीत में दोनों देशों के बीच कोई नतीजा नहीं निकला था। उस बातचीत का पहले दौर में दोनों देशों के बीच बातचीत करीब 5 घंटे तक चली थी। Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами, але наша мета бути разом з усіма європейцями। और वहीं कल यूरोपीय संघ की संसद की आपात बैठक हुई जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति भी शामिल हुए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस आतंक मचा रहा है लेकिन यूक्रेन टूटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन की सदस्यता की मांग करते हुए कहा कि इससे संगठन और मजबूत होगा क्योंकि यूक्रेन ने अपनी ताकत साबित की है। We are fighting just for our land and for our freedom. Despite the fact that all large cities of our country are now blocked,
Nobody is going to enter and intervene with our freedom and country. And believe you me, every square of today, no matter what it's called, it's going to be called, as today, Freedom Square in every city of our country. Nobody is going to break us. We're strong. We're Ukrainians. तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को सुना, वो कह रहे हैं हम मजबूत हैं, तो डटे हुए हैं यहाँ पर वो। वहीं भारत में यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर पॉलिखा ने रूसी हमले की तुलना मुगलों के हमले से करते हुए कहा है कि ये हमला मुगलों का राजपूतों पर हमले जैसा है। If we are making some small comparison, you see, it's like the massacre arranged by Mughals against Rajputs, or like massacre which was arranged by Nadir Shah against innocent people of Delhi. यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के बीच 15,000 से ज्यादा भारतीय छात्र यूक्रेन में फंस गए हैं। इनमें ज्यादातर मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे। हर साल हजारों छात्र यूक्रेन, रूस, बेलारूस जैसे देशों में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन क्यों भारतीय छात्र इन देशों का रुख करते हैं, ये जानने के लिए आइए देखते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बिजनौर के शाह फहद ने मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर राहत की सांस ली। 2016 में नीट पास नहीं कर पाए तो डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए यूक्रेन चले गए। वहां एमबीबीएस की 4 साल की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, 2 साल अभी बाकी हैं। इंडिया में नीट देना पड़ता है, नीट यूजी का एग्ज़ाम होता है, उसके आधार पे सीट अलॉटेड होती हैं, लेकिन तकरीबन 15 से 16 लाख बच्चे जो है नीट का एग्ज़ाम लिखते हैं, लेकिन उनमें से 15 से 20 हज़ार को ही सीट अलॉटेड होनी होती है। उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनके पास ऑप्शन है या तो प्राइवेट, जो कि लगभग अराउंड कॉस्ट करेगा 1 करोड़ के लगभग 80-90 लाख 1 करोड़ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है। तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतना, ऑब्वियसली वो बाहर के ऑप्शंस फिर देखते हैं। बाहर के ऑप्शंस में सिर्फ यूक्रेन नहीं है, यूक्रेन, रशिया, कजाकिस्तान है और भी हैं, चाइना है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि कॉस्ट जो है पूरी हाफ से भी कम हो जाती है। अराउंड मैक्सिमम 25 to 30 लाख बच्चा अपना एमबीबीएस पूरा कंप्लीट कर लेता है। शाह फहद जैसे करीब 20,000 छात्र हर साल रूस, यूक्रेन, बेलारूस, रोमानिया, जॉर्जिया जैसे देशों में एमबीबीएस करने क्यों जाते हैं? इसका जवाब तलाशने के लिए हम एकलव्य ओवरसीज की प्रतिभा चौहान के पास पहुंचे। 15 वर्षों से वो रूस, बेलारूस, यूक्रेन जैसे देशों में एमबीबीएस में छात्रों का दाखिला करवा रही हैं। उनके मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह कम फीस और अच्छा आधारभूत ढांचा है। मसलन इन देशों में 6 साल का एमबीबीएस की ट्यूशन फीस से लेकर रहने खाने का खर्चा महज 25 से 30 लाख रुपए में पूरा हो जाता है। अलग अलग देशों की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए नीट पास करना जरूरी है। साथ ही विदेशी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस में दाखिला लेने के लिए एमसीआई ने नीट में 137 नंबर पाना जरूरी रखा है। अब्रॉड में ट्यूशन फीस बहुत कम है। बाहर बच्चा अपना आराम से 30-35 लाख में पूरा एमबीबीएस अपने सारे खर्चे सब कुछ मिला करके कर सकता है। अच्छा, 6 साल का पूरा 6 साल का सारे एक्सपेंसेस मिला के बाहर अब्रॉड से कम बजट में बच्चा एमबीबीएस कर सकता है। तीसरा फैक्टर ये है कि इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से, बिकॉज जनरल कैटेगरी का बच्चा अच्छा स्कोर करने के बाद भी सीट नहीं ले पाता अगर उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। अगर वो एक अच्छा अमाउंट लाइक 70-80 लाख और 1 करोड़ तक अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको इंडिया में सीट नहीं मिलती। बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस इज बहुत एक्सपेंसिव है इंडिया के। 2014 में सरकार ने देश भर में 157 मेडिकल कॉलेज और 15,700 सीटें बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन अब तक 46 मेडिकल कॉलेज ही खुल सके हैं। उनमें भी फैकल्टी की भारी कमी है। देश में एमबीबीएस की 75,000 सीटें हैं, जिनमें सरकारी सीटें महज 45,000 ही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में भी छात्र क्या इसी तरह मजबूरी में विदेश पढ़ने जाते रहेंगे? एमसीआई गवर्निंग बॉडी के पूर्व सदस्य डॉक्टर राजीव सूद के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वालों की बेहद कमी है।
हमारा हेल्थ बजट स्पेंडिंग बहुत कम है, 1% जीडीपी के आसपास घूम रहा है। हमारी जो आसपास की कंट्रीज बांग्लादेश वगैरह उनसे भी नीचे है। ये रिटायरमेंट एज बढ़ाने से आपको कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक का अल्टरनेटिव था, आपने ऊपर भी एडहॉक कर दिया, नीचे भी एडहॉक कर दिया। आपके पास मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, उसको चलाने के लिए टीचर कहाँ है? आपकी जो वैकेंसीज हैं वो कितनी हैं? आपके पास इस टाइम स्पेशलिस्ट वही पढ़ाते हैं, और जो स्पेशलिस्ट हैं वो 80 से 85% मेडिसिन में, सर्जरी में, ऑप्स गायनी में, इन सब में डेफिशिएंसी है। हालांकि रूस, यूक्रेन और विदेशी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करने पर उनको भारत में प्रैक्टिस करने के लिए नेक्स्ट नाम की परीक्षा पास करना जरूरी है। लेकिन भारत में मेडिकल कॉलेज में दाखिला और आरक्षण के बाबत बनी पॉलिसी को भी तार्किक करने की जरूरत है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। यूक्रेन पर रूसी हमले के आर्थिक असर से निपटने की चुनौती भारत के सामने भी बड़ी होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चा तेल महंगा हो रहा है, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा, जो 75% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। ग्लोबल फोरकास्टिंग एजेंसियों ने यह आगाह किया है कि इस संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यूक्रेन पर रूसी हमले की आंच भारतीय अर्थव्यवस्था तक भी आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में उथल-पुथल है और कच्चा तेल $100 के ऊपर बना रह सकता है। ग्लोबल फोरकास्टिंग एजेंसी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में आगाह किया है कि तेल की कीमतों के 2022 की दूसरी छमाही तक $100 प्रति बैरल से ऊपर रहने के आसार हैं। अन्य कमोडिटीज की कीमतें भी अधिक बढ़ रही हैं। इस वजह से भारत की वृद्धि दर 2022 के अधिकांश समय में अपेक्षाकृत दबी हुई रहने की आशंका है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के डायरेक्टर सुनील सिन्हा ने एनडीटीवी से कहा, रूस यूक्रेन संकट की वजह से आयात पर सरकारी खर्च बढ़ने की आशंका है। यूक्रेन से हम सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करते हैं और रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और इन दोनों चीज़ों की कीमतों में जिस किस्म का उछाल आया है, उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था और खासकर इन्फ्लेशन पे तो पड़ेगा। परंतु उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जिस हिसाब से अनसर्टेनिटी पैदा हुई है और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में उछाल देखा गया है, उसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। कच्चा तेल महंगा होने से सबसे ज्यादा चिंता भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ने वाले उसके असर को लेकर है। यूक्रेन पर रशिया का हमला हुआ, इससे पहले भी ऑयल प्राइस $100 पर बैरल जा चुकी थी। तो अभी हम मानते हैं कि बिकॉज रशिया काफ़ी ऑयल सप्लायर है, तो वो कम हो जाएगा, तो इससे तो ऑयल प्राइस पर ज़्यादा तनाव आएगा और दबाव बढ़ेगा और ऑयल प्राइसेस आर लाइकली टू गो अप, बट इट्स नॉट लाइकली टू कम डाउन इजीली। यूक्रेन पर रूस के हमले और रूस के खिलाफ लगाए जा रहे सैंक्शंस की वजह से ग्लोबल ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल गहराते जा रहे हैं, और इस बढ़ती अनिश्चितता की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चा तेल और महंगा होता जा रहा है। जाहिर है, इस बढ़ते आर्थिक संकट से निपटने की तैयारी भारत सरकार को जल्दी शुरू करनी होगी। दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। एक बार फिर लोगों को महंगाई का झटका लगा है। मार्च महीने की शुरुआत महंगाई से जुड़ी दो बड़ी खबरों के साथ आई। रेस्टोरेंट में खाना या फिर ऑनलाइन खाना मंगाना महंगा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 105 रुपए का इजाफा कर दिया है। नई दर 1 मार्च से प्रभावी हो गई है। इससे ठीक एक दिन पहले सोमवार को अमूल ने दूध के दाम में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की। जनता महंगाई से बुरी तरह से त्रस्त है।
रेस्टोरेंट, होटलों, ढाबों में खाना महंगा हो सकता है। कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर के दाम 105 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। इतना ही नहीं, 5 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत 27 रुपए बढ़ा दी गई है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले छात्रों और मजदूरों पर इसका असर होगा। गैस का भाव तो बढ़ गया, उसको भाव बढ़ाना पड़ेगा आगे, और क्या करेंगे, नहीं तो खाली करे धंधा, उससे अलावा कोई चारा ही नहीं हमारे पास। पब्लिक के पास उतना पैसा नहीं है कि जितना बढ़ा सके हम लोग, और रेट बढ़ाएंगे, धंधा है, लाइन में है, रेट बढ़ाने से मार्जिन ही कम होगा। जो 10,000 का खर्चा और डबल हो जाएगा, 20,000 जाएगा, आदमी लाएगा कहाँ से, लूट मार करेगा। अब दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2012 रुपए हो गई है। कोलकाता में इसकी कीमत 2095 रुपए हो गई है और मुंबई में इसकी नई कीमत 1963 रुपए हो गई है। देखा जाए तो पिछले महीने की कटौती के बाद इस महीने की बढ़ोतरी ने हिसाब किताब बराबर कर दिया है। इस साल 1 फरवरी को तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमत में 91 रुपए 50 पैसे की कटौती की थी। यूक्रेन रूस में छिड़ी जंग के बीच कच्चे तेल की कीमतें $102 प्रति बैरल से पार कर गई है। ऐसे में कंपनियों के पास दाम बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रह गया था। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं अदिति राजपूत। रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया है उसका आज 7वां दिन है और लगातार स्थिति जो है वो खराब होती जा रही है। और भारत की चिंता उन छात्रों, उन भारतीयों को लेकर है जो वहां पर फंसे हुए हैं। युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन हुआ, जिसमें बाइडेन ने रूस और व्लादिमीर पुतिन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन में जंग छेड़कर बहुत बड़ी गलती की है। रूस को हमले की कीमत चुकानी होगी। रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। बाइडेन ने यह भी कहा कि पुतिन ने सोच समझ कर यह हमला किया है। यूक्रेन को $1 बिलियन की मदद करेगा अमेरिका, ये ऐलान करते हुए बाइडेन बोले कि रूस को लगा था कि यूक्रेन झुक जाएगा, लेकिन यूक्रेन डटा हुआ है और उसने गजब की हिम्मत दिखाई है। अमेरिका यूक्रेन के लोगों के साथ है। हालांकि बाइडेन ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिकी सेना यूक्रेन युद्ध में हिस्सा नहीं लेने जा रही है, जो दोनों देशों के बीच लड़ाई चल रही है। लेकिन ये उन्होंने कहा कि हम एकजुट हैं और एक साथ रहेंगे। यूरोपीय यूनियन एक है और सभी देश एक साथ हैं। 6 days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundation of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people. Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. Together, along with our allies, we are right now enforcing powerful economic sanctions. We're cutting off Russia's largest banks in the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless. We're choking Russia's access. I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. Together with our allies, we're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. Military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine, and will continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering. But let me be clear, our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine. तो रूस की इस मनमानी, रूस की इस हरकत के लिए लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। तो एक तरह से रूस की आर्थिक घेराबंदी जो की जा रही है, उसको लेकर आपको बताते हैं कि रूसी विमान के लिए अब अमेरिकी एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया है। यूरोप में रूसी विमानों पर पहले ही रोक लग चुकी है।
इसके अलावा स्विफ्ट पेमेंट प्रणाली जो है उससे रूसी बैंक्स जो हैं उनको बाहर कर दिया गया है। स्विफ्ट के तहत दुनिया के जो बैंक हैं वो लेन देन करते हैं और स्विफ्ट से बाहर होने से रूसी कारोबार को बड़ा झटका लगा है। रूसी करेंसी जो रूबल है उसमें भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका ऊर्जा कंपनी एक्शन मोबिल रूस में निवेश नहीं करेगी अब। इसके अलावा रूस में सखालिन 1 जो परियोजना है उससे बाहर हो जाएगा एक्शन मोबिल जो है। इसके अलावा एप्पल रूस में नहीं बेचेगी अपने प्रोडक्ट्स को। बड़ी रूसी कंपनियां जो है या बड़े जो रूसी परिवार हैं उनकी संपत्ति अमेरिका में फ्रीज की जाएगी। कई खेल संघ जो है उन्होंने भी रूस पर प्रतिबंध लगाया है। तो कोशिश ये की जा रही है कि तमाम प्रतिबंधों पाबंदियों के जरिए रूस को किसी तरह से रोका जाए। लेकिन जब जमीन पर लड़ाई की बात आ रही है तो यूक्रेन अकेला ही है जो इस आफत से जूझ रहा है। यूक्रेन के ज़ाइटोमिर में कल देर रात तक हुए रूसी हवाई हमले के बाद जगह जगह आग की लपटें उठती हुई नजर आईं। स्थानीय अग्निशमन अधिकारी आग बुझाने में जुटे रहे। यूक्रेन स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने कहा कि राजधानी कीव से 140 किलोमीटर पश्चिम में 10 इमारतों को भारी बमबारी से खासा नुकसान हुआ है, जिनमें से 3 इमारतों में आग लग गई है। सबुरोव स्ट्रीट के पास अस्पताल के पास एक रिहायशी इमारत पर भी हमला हुआ, जिसमें इस रिहायशी इमारत के साथ साथ अस्पताल को भी खासा नुकसान पहुंचा है। और यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने एक बयान में यह भी बताया कि राजधानी कीव से 140 किलोमीटर वेस्ट में 10 इमारतें जो हैं वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर यह भी सामने आया कि जो टीवी टावर है उसको भी हमले का शिकार होना पड़ा है। जो तस्वीरें सामने आई हैं और जिस तरह की लड़ाई हो रही है, सीधा मतलब है कि लड़ाई और तेज होती जा रही है। राजधानी कीव पर हमले जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और टीवी टावर जो है कीव में उस पर हमला हुआ। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने टीवी टावर पर हमला किया और इस हमले में 5 लोगों की जान भी चली गई है। तो रूस ने भले ही ये कहा हो कि यूक्रेन के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, वो लोगों को निशाना नहीं बना रहे हैं, लेकिन यूक्रेन लगातार यह आरोप लगा रहा है कि रूस की सेना रिहायशी इलाकों पर भी हमला कर रही है। खार्किव में एक रिहायशी इलाके में हमले के बाद मलबे की तस्वीरें सामने आई हैं। इस इलाके पर सोमवार रात और मंगलवार सुबह हमला किया गया। हमले में क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन को नुकसान पहुंचा है। इस हमले में 6 लोगों की मौत की खबर आई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। तो आज 7वां दिन है रूस के हमले का और अलग अलग हिस्सों से यूक्रेन के अलग अलग शहरों में दाखिल हो रही है रूस की सेना, लेकिन उन्हें यूक्रेन की सेना के साथ साथ वहां के आम नागरिकों से भी जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक कस्बे में लोगों ने रूसी टैंकों को रोक दिया। खबरों के मुताबिक कोरेकोवका नाम के एक कस्बे से गुजरते हुए रूसी सैनिक रास्ता पूछने के लिए रुके थे, लेकिन वहां पर स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया ताकि वो राजधानी कीव की ओर न जा सके। तो यही एक बड़ी वजह है कि रूस को देर हो रही है कीव तक पहुंचने में और जिस तरह से वो तख्ता पलट की जो साजिश कर रहा है उसमें उसे मुश्किलें आ रही हैं और उसको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। और इस जंग के बीच आज रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। रूस की एजेंसी के मुताबिक ये बातचीत बेलारूस में पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर के नजदीक होने वाली है। हालांकि इस बातचीत को लेकर यूक्रेन की सहमति अभी बाकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बातचीत से पहले रूस ये जो बमबारी है इसे रोके और इसके बाद ही कोई बात आगे हो सकती है। इससे पहले की बातचीत में दोनों देशों के बीच कोई नतीजा नहीं निकला था, लेकिन 5 घंटों तक ये बातचीत चली थी, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि बातचीत के जरिए आगे कहीं ना कहीं रास्ता निकल जाएगा। पहले दौर में दोनों देशों के बीच 5 घंटे की बातचीत हुई थी। Говорили багато разів з президентом Байденом. Я вдячний йому за ці і можливості, і допомогу. Вони також мене не чули. Я їм говорив, що Україна буде боротися, ви побачите, міцніше за всіх. Але одні ми на самоті з Росією ми просто не зможемо. Ми про діалог. Я вважаю, так, треба припинити хоча б бомбардування людей. Просто бомбардування припинити і після цього сісти за стіл перемовин. और इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय लगातार परेशान हैं और उनके परिवार भारत में परेशान हैं। राजधानी कीव में भारतीय दूतावास को बंद कर दिया गया है और अब भारतीय दूतावास के कर्मचारी पश्चिमी यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी जगह पर दूतावास के लिए जगह देखी जा रही है
तमाम कोशिशें जारी हैं जिससे यूक्रेन से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा सके। वहीं विदेश सचिव ने कहा कि कीव में अब कोई भारतीय नहीं है। एडवाइजरी जारी होने के बाद सभी भारतीयों ने कीव छोड़ दिया है। I understand that since then, all of our nationals have left Kiev. The information with us is that we have no more nationals left in Kiev. Nobody has contacted us from Kiev since. All our inquiries have revealed that each and every of our nationals have come out of Kiev to the extent that we can tell you. यूक्रेन से भारतीयों का देश पहुंचना जारी है। आज भी हंगरी के बुडापेस्ट से भारतीयों को लेकर एक विमान दिल्ली पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली पहुंचने पर इन लोगों का स्वागत किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी कि पिछले 24 घंटों में 6 विमान भारतीयों को लेकर रवाना हो चुके हैं। इनमें पोलैंड से आ रही एक फ्लाइट भी शामिल है। भारतीय वायुसेना के विमान C-17 ग्लोब मास्टर ने भी रोमानिया के लिए उड़ान भरी है। 2 और ग्लोब मास्टर विमान टेंट और कंबलों के साथ आज उड़ान भरने वाले हैं। तो भारत यूक्रेन के लिए मदद भी पहुंचा रहा है और भारतीयों को वहां से वापस भी लाया जा रहा है। 3 दिन में 26 फ्लाइट्स जाएंगी भारतीयों को लाने के लिए। लेकिन सवाल यही उठाया जा रहा है कि ये जो तेजी सरकार अब दिखा रही है, ये कुछ दिनों अगर पहले दिखा देते तो शायद ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो भारत आ चुके होते। पोलैंड में भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय लोग अगर टर्नोपिल की तरफ से पोलैंड बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं तो वे शेहयनी मेडायक बॉर्डर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा भीड़ और जाम है। इसके बजाय पोलैंड के बुडोमिर्स बॉर्डर का ही इस्तेमाल करें। यहां बॉर्डर क्रॉस करने में आसानी होगी। ये दूतावास की एडवाइजरी है और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर बुडोमिर्स बॉर्डर पर नहीं आ सकते तो यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से से हंगरी या रोमानिया बॉर्डर से आ सकते हैं। जो भारतीय पोलैंड में किसी और रास्ते से आ रहे हैं वो रजे सजोव के होटल प्रेजाइदे की उल में आए। यहां से भारत भेजने की सुविधा दूतावास ने की हुई है और दूतावास उन भारतीयों का किराया भी दे रहा है जिनके पास बस या किसी और माध्यम से आने का किराया नहीं है। और यूक्रेन के एक और शहर खार्किव पर रूसी हवाई हमले का नया वीडियो जारी हुआ है। रात भर यहां पर बमबारी हुई है, उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो खार्किव वो शहर है जो शुरुआत से ही रूसी सैनिकों के हमले का शिकार हो रहा है और धीरे धीरे रूसी सेना जो है वो अब कीव पर बड़े हमले की तैयारी भी कर रही है। तस्वीरों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का तनाव वहां पर बना हुआ है। और इस लड़ाई जो रूस और यूक्रेन के बीच जारी है, इसमें भारत के लिए कल बहुत बुरी खबर आई। खार्किव में सुबह जो हमला हुआ उसमें एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। हमले में जान गंवाने वाले छात्र की पहचान 20 साल के नवीन शेखरप्पा के तौर पर हुई है। वो खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4थे साल के छात्र थे और जिस समय ये हमला हुआ वो एक राशन की दुकान के सामने कतार में खड़े हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन के पिता से फोन पर बातचीत की, उन्हें ढांढस बंधाया है। यूक्रेन रूस युद्ध से पैदा हुए हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी की है और 3 दिनों में प्रधानमंत्री ऐसी 4 बैठकें कर चुके हैं और भारतीय छात्रों को निकालने के लिए अब वायुसेना का भी साथ लिया जा रहा है। तो इस रूसी हमले में जान गंवाने वाले नवीन शेखरप्पा के पिता ने प्रधानमंत्री से अपील की कि वो उनके बेटे का शव जल्द से जल्द देश लेकर आए। Your media informed to our senior officials, embassy, Prime Minister to bring back my son's dead body. Okay. And also I request to all these political leaders kindly look into the matter and see that donation it is very bad, and all these intelligent students they are going to study in abroad. They think that education here, if they plan to get that education here, they have to pay crores to get that seat. And the same education, better than this, they are getting very good education in abroad, and all this practical equipment also very standard. Here in India, only that caste-wise they are allotting the seat, because my son has got 97% in the PUC.
यूक्रेन पर रूसी हमले के आर्थिक असर से निपटने की चुनौती भारत के सामने भी बड़ी होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चा तेल महंगा हो रहा है और उसका सीधा असर भारत पे पड़ेगा, जो 75% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। ग्लोबल फोरकास्टिंग एजेंसियों ने आगाह किया है कि इस संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। यूक्रेन पर रूसी हमले की आंच भारतीय अर्थव्यवस्था तक भी आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में उथल-पुथल है और कच्चा तेल $100 के ऊपर बना रह सकता है। ग्लोबल फोरकास्टिंग एजेंसी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में आगाह किया है कि तेल की कीमतों के 2022 की दूसरी छमाही तक $100 प्रति बैरल से ऊपर रहने के आसार हैं। अन्य कमोडिटीज की कीमतें भी अधिक बढ़ रही हैं। इस वजह से भारत की वृद्धि दर 2022 के अधिकांश समय में अपेक्षाकृत दबी हुई रहने की आशंका है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के डायरेक्टर सुनील सिन्हा ने एनडीटीवी से कहा, रूस यूक्रेन संकट की वजह से आयात पर सरकारी खर्च बढ़ने की आशंका है। यूक्रेन से हम सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करते हैं और रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और इन दोनों चीज़ों की कीमतों में जिस किस्म का उछाल आया है, उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था और ख़ासकर इन्फ्लेशन पे तो पड़ेगा। परंतु उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जिस हिसाब से अनसर्टेनिटी पैदा हुई है और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में उछाल देखा गया है, उसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। कच्चा तेल महंगा होने से सबसे ज्यादा चिंता भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ने वाले उसके असर को लेकर है। यूक्रेन पर रशिया का हमला हुआ, इससे पहले भी ऑयल प्राइस $100 पर बैरल जा चुकी थी। तो अभी हम मानते हैं कि बिकॉज रशिया काफ़ी ऑयल सप्लायर है तो वो कम हो जाएगा, तो इससे तो ऑयल प्राइस पर ज़्यादा तनाव आएगा और दबाव बढ़ेगा और ऑयल प्राइसेस आर लाइकली टू गो अप बट इट्स नॉट लाइकली टू कम डाउन इजीली। यूक्रेन पर रूस के हमले और रूस के खिलाफ लगाए जा रहे सैंक्शंस की वजह से ग्लोबल ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल गहराते जा रहे हैं और इस बढ़ती अनिश्चितता की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चा तेल और महंगा होता जा रहा है। जाहिर है इस बढ़ते आर्थिक संकट से निपटने की तैयारी भारत सरकार को जल्दी शुरू करनी होगी। दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। तो पहली खबर आज है, कीव में अब कोई भी भारतीय नहीं है। ये जानकारी दी गई है विदेश मंत्रालय की तरफ से, और अब दूतावास को वहां पर बंद कर दिया गया है कीव में। उसे कहीं दूसरी जगह, सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। दूसरी खबर कीव से ही है, जहां पर टीवी टावर तक पर हमला किया गया है और इसमें 5 आम नागरिकों की जान भी चली गई है। तीसरी खबर, भारतीयों को लाने के लिए अब सरकार ने और तेजी ला दी है अपनी कार्रवाई में, और वायुसेना ने भी अपने विमान भेजे हैं। चौथी खबर, पुतिन को भारी कीमत चुकानी होगी, ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है, और उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में जंग छेड़कर रूस ने बहुत बड़ी गलती की है। इसके अलावा रूस यूक्रेन दूसरे दौर की वार्ता में पेच आ गया है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि पहले रूस बमबारी रोके, उसके बाद ही बातचीत हो पाएगी। तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर इन 5 खबरों में से अपनी पसंद की खबर चुनें, उस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।